तो हम लोग की बात करेंगे बिहार स्पेशल। कई दिनों से आप लोग की क्लास रुकी हुई थी, लेकिन आज से आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने बिंदुसार तक को पढ़ा था। ठीक है। आज हमारी क्लास होने वाली है, अशोक से कंटिन्यू होने वाली है। देखिए, बिंदुसार का शासनकाल की बात करेंगे तो 269 में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। लेकिन अशोक बात करेंगे 3 वर्षों के बाद, या फिर कह लीजिए हाँ 3 वर्षों के बाद मॉडर्न शासक बनता है। और अशोक का शासनकाल है 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। 40 वर्षों तक ये व्यक्ति शासक करता है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का है नहीं, इसलिए संपूर्ण भारत का इनसे प्रतापी और अखंड, ठीक है, ध्यान में अखंड भारत पे शासक करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। शासन करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। अखंड भारत पे इन्होंने शासन किया। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने असक अखंड भारत पर करीब 40 वर्षों तक राज किया। उनका सम्राट कहाँ था? उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश में, पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। अशोक सम्राट का साम्राज्य आज के संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग में था। ठीक है। अब ये बार बार आप लोग देखते होंगे फेसबुक में से अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत बनाने के लिए जो अशोक का जो साम्राज्य था, उन सारे साम्राज्यों पे हमको क्या करना पड़ेगा? अधिकार करना पड़ेगा। मतलब हमको, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, अफगानिस्तान को जीतना पड़ेगा, पूरा नेपाल को मिलाना पड़ेगा, बांग्लादेश को मिलाना पड़ेगा, भूटान को मिलाना पड़ेगा, म्यांमार को मिलाना पड़ेगा। तब जाके हमारा अखंड भारत क्या क्या होगा, सपना क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे अशोक के साम्राज्य की बात करेंगे तो इतना विशाल साम्राज्य था, से अभी तक का, ठीक है, सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। ठीक है। मोर देन चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि बिंदुसार के समय कोई भी एक्सटेंडिंग नहीं होता है। ठीक है। बिंदुसार के समय किसी भी साम्राज्य का विस्तार नहीं होता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य को जीता था, उसको बिंदुसार क्या करता, उसको बाइंड अप करके रख पाता। तो बिंदुसार ने किसी भी प्रदेश को नहीं जीता। मतलब मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय के, और अशोक के समय खूब विस्तार हुआ था। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, तो जरा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहा है। भारत में सर्वप्रथम अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। ठीक है। अशोक अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर एक कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब बौद्ध धर्म को फैलाने में, प्रचार करवाने में महान सम्राट अशोक जी का बहुत ज्यादा योगदान था। ठीक है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में एवं कई एशियाई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने संदर्भित कई स्तूप एवं स्तंभ शिलालेख, ठीक है, प्राचीन भारत में ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान भारत को क्या करे? गौरव प्रदान करे। काला और रूप भंगिमा का अद्भुत नमूना वाला अशोक का, ठीक है, चतुर सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है। लायन कैपिटल की बात करेंगे क्या, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देश का सिरमौर बना हुआ अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी के रूप में आज भी अनुकरणीय बने हुए हैं। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला, लेकिन 272 से लेकर 268 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है। अंततः 268 ईसा पूर्व में अशोक की बात करेंगे, क्या बना? सम्राट बना। ठीक है। हालांकि ध्यान में रखेंगे, सम्राट तो पहले ही बन गया था, लेकिन मुख्यतः प्रशासन की बात करेंगे बाद में शुरू होता है, क्योंकि मतलब जब यहाँ पे 268 में सम्राट बनता है, लेकिन 272 के आसपास आप देखोगे, ठीक है, कहीं पे 268 दिया रहता है और कहीं पे 269 भी दिया रहता है, लेकिन बिंदुसार की मृत्यु पहले ही हो गई थी। ठीक है। इसे आप ध्यान में रखें, मतलब उल्टा चल रहा है। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु 272 में होगी, तो 268 या फिर 269 में क्या बनेंगे? सम्राट अशोक की बात करेंगे, शासक बनेंगे। ठीक है। लेकिन बिंदुसार की मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो बीच में जो आप गैप देख रहे हो ना, तो इससे पता चलता है बिंदुसार के कई सारे पुत्र और भी थे। तो अशोक और अन्य भाइयों के बीच में गद्दी के लिए मतलब क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे कई बार पूछा जाता है राधा गुप्त के बारे में। ये बिंदुसार का एक मंत्री थे। ठीक है। दरबार में इनकी काफी चलती थी। तो अशोक को राजा बनाने में बिंदुसार के एक मंत्री का बड़ा योगदान था। उनका नाम क्या था? राधा गुप्त। क्या नाम था? राधा गुप्त। ठीक है। ध्यान रखें, हालांकि इस उत्तराधिकारी के संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सिंहासन पर अधिकार कर लिया, जबकि महाबोधि वंश तथा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके साम्राज्य प्राप्त किया। ठीक है। तो महाबोधि वंश, ठीक है, तथा इतिहासकार तारानाथ, तारानाथ तिब्बत के इतिहासकार थे। ठीक है। कहाँ के इतिहासकार थे? तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था तारानाथ ने। ठीक है। हालांकि कोई भी समकालीन
विद्वान या फिर इतिहास लेखक की बात करेंगे, इतिहासकार की बात करेंगे, तो बिंदुसार के बारे में लिखते इस बार बिंदुसार ने कुछ भी नहीं जीता, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये तारानाथ ने क्या बताया था, बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या बताया था, विजेता बताया था, ठीक है, ध्यान रखिए। अब महाबोधि वंश की बात करेंगे, तो महाबोधि वंश की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, तो ये आपका सिंहली ग्रंथ है। कहाँ का ग्रंथ है, सिंहली ग्रंथ है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है भाई साहब, बिंदुसार ने, सॉरी, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। उसके बाद मतलब क्या बना, शासक बना। मतलब बिंदुसार के बेटों की संख्या कितनी थी, 100 थी, इंक्लूडिंग अशोक। और उसने अपने क्या किया, 99 भाइयों की हत्या किया, फिर मतलब राज्य सिंहासन को प्राप्त किया। जबकि जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सिंहासन पर अधिकार किया, ठीक है। तो जैन ग्रंथों में भी अशोक के शासक बनने की संबंधित कहानी है, बौद्धिज्म में भी है, और एक तिब्बती लेखक, ठीक है, तारानाथ ने भी इनके बारे में बताया है, ठीक है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, जिस समय अशोक राजगद्दी पे बैठा उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो क्या बताएंगे, अवंती का, ठीक है। अवंती किसकी राजधानी थी, अवंती किसकी राजधानी थी, उज्जैन ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। सॉरी, उल्टा बता दिया, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, ठीक है। ध्यान रखना, वहां का राज्यपाल कौन हुआ करता था, तो अशोक, ठीक है। अब अशोक की बात करें, अभिलेखों में उसको क्या बताया गया, तो अभिलेखों में उसको क्या बताया गया है, तो देवान पिए, ठीक है, और राजा की उपाधि से इसको संबोधित किया अभिलेखों में, ठीक है। अब मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। पुराणों में, जो कि मैंने पहले ही पूछ दिया था, पुराणों में अशोक का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, अशोक वर्धन कहते हैं पुराणों में, ठीक है। एक ही जगह पे, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक या दो स्तंभ लेख में इसने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो भारभू स्तंभ लेख याद रखिएगा, ठीक है। भारभू स्तंभ लेख में अशोक ने खुद को मतलब क्या बताया है, मगध का सम्राट बताया, ठीक है। किस स्तंभ लेख में, ठीक है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अशोक की माता का नाम क्या था, बिल्कुल, ठीक है। दिव्यावधान के अनुसार अगर माने तो अशोक के माता का नाम शुभदांगी था, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ठीक है, कोई राज परिवार से नहीं आती थी, चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, और वहां उसने, ठीक है, श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, ठीक है, जिससे महेंद्र और संगमित्रा का विवाह हुआ था, ठीक है। तो अशोक की पत्नी का नाम क्या था, देवी। देवी से विवाह होता, उनसे एक पुत्र होता, एक पुत्री होता, पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा। पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे तो देवी से क्या होता, दो बच्चे जन्म लेते हैं, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है। ये कहाँ पे था, विदिशा में रुका था, वहां उसने श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था। दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिक्षे रचिता मिलता है। क्या नाम है, तिक्षे रचिता, ठीक है। और एक लेख है जिसको बोलते हैं कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक लेख प्राप्त होता है। वहां पे एक पत्नी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है कारुबाकी, ठीक है। और एक पुत्र का भी नाम मिलता है तीबर का, ठीक है। कारुबाकी का पुत्र का नाम तीबर था, जो कि अशोक का पुत्र था। तो ये कौशाम्बी अभिलेख को और किस नाम से जाना जाता है, राजा का अभिलेख या फिर रानी का अभिलेख कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। रानी का अभिलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रानी का उल्लेख मिलता है कारुबाकी, और उसके पुत्र टीबर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो अशोक की पत्नी कारुबाकी हो गई, अशोक की पत्नी तिक्षे रक्षिता हो गई, अशोक की पत्नी देवी हो गई, ठीक है। तो देवी से महेंद्र और संमित्रा का क्या हुआ था, जन्म हुआ। तब आते कारुबाकी की बात करेंगे। तो कारुबाकी की बात करेंगे, अशोक बहुत प्रेम करता था इनसे, और अशोक जो था इनसे बहुत अधिक प्रभावित था, ठीक है। अगर पूछा जाएगा अशोक अपने किस पत्नी से बहुत अधिक प्रभावित था, तो उनका नाम क्या था, कारुबाकी, ठीक है। कारुबाकी किसकी माँ थी, तीबर की माँ थी, ठीक है। इनके बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो रानी के अभिलेख, जिसको कौशाम्बी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अशोक जब शासन कर रहा था, तो आप देखोगे जब ये शासन कर रहा था, मतलब 269 में ये शासक बना, ठीक है। कब बना, 269 में शासक बना। तो मैंने कहा ईसा पूर्व तो मायने चलता है, तो 8वें वर्ष, ठीक है, शासन के 8वें वर्ष में, तो 261 ईसा पूर्व में घट जाएगा। एक घटना होता है जो किसने कलिंग पे आक्रमण कर दिया, किसने किया, 261 ईसा पूर्व में इसने क्या किया, कलिंग पे आक्रमण किया। कलिंग जो था ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सीमा बनाती थी। मतलब कलिंग को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में माना जाता था। तो कलिंग को अगर ये जीत लेता तो इसको समुद्र पे अधिकार मिल जाता, दक्षिण भारत के साथ इनका मार्ग भी क्या हो जाता, ओपन हो जाता। इसलिए कलिंग को अशोक जो थे जीतना चाहते थे, ठीक है। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की बात करेंगे तो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो क्या बताएंगे, 13वें शिलालेख में, ठीक है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है, और 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद जब इतने अधिक जब रक्तपात हुआ, तो अशोक जी का मतलब अशोक का क्या होता है, उनका
मन में परिवर्तन आता है, ठीक है, क्योंकि खास करके यहाँ पे जो युद्ध में मारे गए महिला और बच्चों को देखकर, क्योंकि यहाँ पे सारे पुरुष जो थे ना मारे गए थे, तो बाद में महिलाएं तक मतलब क्या कर रही थी, युद्ध कर रही थी, और इसमें महिलाएं की भी हत्या की गई। और यहाँ से इनके हृदय में क्या हुआ, महान परिवर्तन ला दिया। और जिसके बाद अशोक जो थे उन्होंने शस्त्र का त्याग दिया और उन्होंने अहिंसावादी बौद्ध धर्म को क्या किया, अपना लिया। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना राजकाज को भी लगा दिया, अपने अधिकारियों को भी लगा दिया, तो तुम भी क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करो। शीली अनुश्रुति की बात है जिसमें दीपवंश से महावंश के अनुसार अशोक अपने शासन के 14वें वर्ष में निर्गोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो निर्गोत एक बौद्ध भिक्षु था, उनसे मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन पूर्ण रूप से बौद्ध किनसे बना था, मोगलीपुत्र से, ठीक है। ये मोगलीपुत्र वही है जो कि जब किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी, तो क्या बताएंगे, तीसरा। बिल्कुल ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी अशोक के शासनकाल में। तो निर्गुत नामक बौद्ध भिक्षु थे, तो ये प्रभावित था, क्या हुआ, ठीक है। तो निर्गुत नामक बौद्ध भिक्षु से तो प्रभावित है, बौद्ध धर्म की दीक्षा तो दी गई थी उसके द्वारा, लेकिन पूर्ण रूप से बौद्ध किनके द्वारा बनता था, मोगलीपुत्र के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे और भी कभी कभी मोगलीपुत्र लेता है, लेकिन कभी कभी इसका नाम उपगुप्त लेता है, दोनों लेता है, ठीक है। क्योंकि आप मोगलीपुत्र के प्रभाव में होकर पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म तो बन गया था, लेकिन दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता था। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, कहीं कहीं पे मोगलीपुत्र भी देता है, कहीं कहीं पे क्या देता है, उपगुप्त ही देता है, लेकिन ज्यादा जगह पे आपको उपगुप्त ही आपको क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो मोगलीपुत्र के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध तो बन गया था, लेकिन दीक्षा की बात करेंगे तो उपगुप्त के द्वारा दिया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अशोक जब 8वें वर्ष के युद्ध में जब कलिंग पे आक्रमण हुआ, 10वें वर्ष के युद्ध में उसने मतलब क्या की, बुद्ध की ज्ञान की असली बोध गया की यात्रा की, ठीक है। तो 8वें वर्ष में क्या किया, उसने कलिंग पे आक्रमण किया, और 10वें वर्ष की बात करेंगे तो उसने बोध गया की यात्रा की, ठीक है, ध्यान रखें। अब बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध ब्रजरासन मतलब बौद्ध की मुद्रासन की स्थापना करके चत्ते बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया, जहां पे परवर्ती शुंग शासकों ने वज्रासन के चारों ओर वेदिका का निर्माण करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे 10वें वर्ष की यात्रा करता है, कहाँ का, बौद्ध धर्म का, सॉरी बौद्ध मंदिर का यात्रा करता है, जो कि मतलब बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म ज्ञान असली था, जन्म असली नहीं, क्या बोलते, ज्ञान असली था, जहां बुद्ध भगवान को जन्म मिला था। तो वहां पे जब जाता है तो बोधि वृक्ष के नीचे, जो बोधि वृक्ष था उसके नीचे बौद्ध वज्रासन में एक मुद्रा, बौद्ध वज्रासन क्या था, बुद्ध का मुद्रासन था। तो बुद्ध का मुद्रासन को वहां पे एक स्थापना करता है, साथ में एक चैत्य, चैत्य क्या था, बौद्ध मंदिर था, उसका भी निर्माण कर देता है, जो कि आगे चल के शुंग शासक जो आएंगे ना, तो वज्रासन के चारों ओर क्या करें, वेदिका का निर्माण करवा देंगे, ठीक है, मतलब चारों ओर से उसको घेरवा देंगे, ठीक है। तदुपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने के नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ एक विशाल बौद्ध मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न में एक अमर सिंह थे, जो कि अमर कोश के रचयिता थे, उन्होंने क्या किया था, तो एक विशाल बौद्ध मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न इतना ये पूछा जाएगा, सो बताओ बोध गया की यात्रा, ठीक है, अशोक ने अपने शासन के कैमे वर्ष की थी, तो क्या बताएंगे, 10वें वर्ष। 10वें वर्ष की था। जब वहां पे गए थे तो बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया था, तो बौद्ध वज्रासन की स्थापना की थी, साथ में क्या किया था, एक चैत्य का भी निर्माण करवाया था, और उसके चारों ओर वेदिका के निर्माण किस शासक ने करवाया, तो शुंग शासकों ने। और अमर सिंह की बात करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में वन ऑफ देम थे, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने यहाँ पे एक विशाल बौद्ध मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, 8वें वर्ष में उसने क्या किया, कलिंग पे आक्रमण किया ना। 10वें वर्ष में बात करेंगे तो क्या किया, तो बोध गया का यात्रा किया, ठीक है, बोध गया का क्या किया, यात्रा किया, ठीक है। और फिर 20वें वर्ष में बात करेंगे तो 20वें वर्ष में इसने क्या किया, लुम्बिनी की यात्रा किया, ठीक है। 20वें वर्ष में क्या किया, तो लुम्बिनी की यात्रा किया। तो पहले ज्ञान स्थली, 10वें वर्ष में ज्ञान स्थली, और 20वें वर्ष में जन्म स्थली, ठीक है। तो ज्ञान असली गौतम बुद्ध का बोध गया। अब 20वें वर्ष की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी यात्रा किया, तो 20वीं वर्ष की इन्होंने लुम्बिनी का यात्रा किया। और जो लुम्बिनी को जब यात्रा किया उन्होंने मतलब वहां के गांव में, ठीक है, जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो लुम्बिनी ग्राम को, ठीक है, धार्मिक कर से मुक्त कर दिया, मतलब किसी प्रकार के रिलीजियस टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब भू राजस्व की दर जो थी वहां पे 1/6 थी, उसको मतलब कम करके कितना कर दिया गया, 1/8 कर दिया गया, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो कौन से कर को समाप्त कर दिया, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, भू राजस्व कर को नहीं समाप्त किया था, कौन से कर को समाप्त किया था, धार्मिक कर को, ठीक है। रिलीजियस टैक्स को क्या किया था, उसने समाप्त कर दिया था। भू राजस्व की दर को घटाकर कितना कर दिया था, तो क्या बताएंगे, 1/8।
6 से बिल्कुल, तो 1 वन बाई एट की बात करेंगे, घटा कर दिए, कितना से वन बाई एट घटा के किया गया, क्या बताएंगे? 1/6 बाई से। 6 से। बिल्कुल, तो 1/6 से मतलब घटाकर कितना किया गया, तो 1/8 कर दिया। उल्टा मत समझ लीजिएगा, ठीक है? ये ज्यादा नहीं किया गया, 1/8 कम होता है। डिवाइड पे नंबर नीचे जितना बढ़ेगा उस संख्या का वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा, ठीक है? ये 1/8 कितना हुआ, 12.5% के आसपास हुआ, ठीक है? और 1/6 की बात करें कितना हुआ, 1696, 16 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है? तो 16% के आसपास था, उसको घटाकर 12.5% कर दिया गया है, ठीक है? तो ध्यान रखिए, कभी हो सकता है पॉइंट परसेंटेज में भी दे दे, ठीक है? अब आते हैं अशोक की जो धर्म की जो परिभाषा दी गई, धर्म मतलब बौद्धिज्म से समझ, धर्म की जो परिभाषा दी गई है वो कहाँ से ली गई थी, तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो महा राहुलोवाद सूत्र से ली गई, कि महा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, ठीक है? और अशोक के शासनकाल में क्या होता है, तो तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में होता है। किस स्थान पे होता है, तो क्या बताओगे आप? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में होता है, ठीक है? इस बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, ठीक है? जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, क्या बताएंगे? मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ, ये तीसरे बौद्ध संगीति में ध्यान रखें, अधिदम पिटक की रचना होती है, ठीक है? तीसरे में किसकी रचना होती है? अधिदम पिटक की रचना होती है। मैंने क्या बताया था, बुद्ध में 3 पिटक, बौद्ध धर्म में कितने पिटक? 3 पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है, पिटक का मतलब क्या होता है? ज्ञान की टोकरी। पिटक का मतलब क्या बताया था, ज्ञान की टोकरी को क्या बोलते हैं, पिटक बोलते हैं ज्ञान की टोकरी को, ठीक है? तो 3 पिटक थे, विनय पिटक थे, सूत पिटक थे, अधिदम पिटक था। विनय पिटक में क्या था, बौद्ध संघ में जो लोग प्रवेश करते थे उनके लिए नियम दिया था, ठीक है? सूत पिटक में क्या था, तो गौतम बुद्ध के उपदेश थे, ठीक है? अधिदम पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के क्या थे, दर्शन है, ठीक है? तो तीसरे में क्या किया गया, अधिदम पिटक की क्या होती है, रचना होती है, ठीक है? अपने पुत्र को क्या किया, और अपने पुत्री को कहां भेजा उन्होंने, ठीक है? संघमित्रा, सॉरी, पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा, श्रीलंका। तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री को कहां भेजा गया, इनके द्वारा, अशोक के द्वारा, तो श्रीलंका भेजा गया, ठीक है? श्रीलंका ये खाली हाथ नहीं जाती, श्रीलंका जाती क्या लेकर, तो साथ में बोधि वृक्ष लेकर जाती है श्रीलंका, ठीक है? बोधि वृक्ष मतलब वही पीपल का पेड़ लेके जाती है श्रीलंका। पीपल का पेड़ को ही बोधि वृक्ष बना दिया गया था, ठीक है? क्योंकि गौतम बुद्ध को उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है? तो जो पीपल का वृक्ष था वही स्पेशल बन के क्या बन गया, बोधि वृक्ष भी बन गया। अभी भी आप बोध गया में जाओगे ना, तो वहां पर अभी भी जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, हालांकि वो ओरिजिनल पेड़ तो नहीं है, क्योंकि कई बार वो नष्ट हो गया, शशांक ने कटवा दिया था, बहुत सारी दिक्कतें से गुजरी थी, लेकिन अभी भी पीपल का वृक्ष है, ठीक है? और ऐसा नहीं कि कोई पीपल का वृक्ष पत्ता उत्ता नहीं तोड़ता, वहां से गिरे हुए पत्ते को आप उठा सकते हैं, लेकिन कोई उसके पेड़ के आसपास भी कोई नहीं जाता है, ठीक है? अभी भी है वहां पे, ठीक है? तो इनके पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संगमित्रा था। श्रीलंका जाते हैं, साथ में बोधि वृक्ष भी लेकर जाते हैं, ठीक है? कलहन की राजतरंगिणी की बात करेंगे, जिसमें कश्मीर का इतिहास आपको देखने को मिलता है। तो इसके अनुसार अगर बात करते हैं, श्रीनगर का संस्थापक कौन थे, तो अशोक थे। श्रीनगर शहर को स्थापित किसने किया था, तो क्या बताएंगे, अशोक ने किए थे, ठीक है? तो श्रीनगर का संस्थापक अशोक थे। और ये श्रीनगर की बात करेंगे तो बितिस्ता नदी के किनारे है। बितिस्ता किस नदी को कहते हैं, तो क्या बताएंगे, झेलम को, ठीक है? तो झेलम नदी के किनारे या फिर बितिस्ता नदी के किनारे, ठीक है, क्या चीज की नींव रखी गई थी, किस शहर की नींव रखी गई थी, तो श्रीनगर की नींव रखी गई थी, ठीक है? बिल्कुल। अब यहाँ पे ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ, अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की, क्योंकि उस समय तो न्यूज वगैरह नहीं ना था। अभी मान लीजिए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अपने देश की प्रजा को संबोधित करना हो, तो देयर आर बहुत सारे मतलब मीडिया हाउसेस से बहुत सारे मतलब माध्यम है, लेकिन उस समय नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता था ना, एक फिक्स जगह पे लिखवा दिया जाता था। क्या किया जाता था, फिक्स जगह पे। अरे कभी आपने वो देखा है क्या, कभी देखिएगा सड़क बनेगा गांव देहात में, तो लिखा होगा से मतलब किसी खास व्यक्ति के नाम, उसके घर से उसके घर तक की सड़क बनाएगा, इसकी योजना की लागत थी 22 लाख रुपए थी, ठीक है? इस मौके पर विधायक साहब ये उपस्थित थे, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपस्थित थे, लिखा रहता है ना, नहीं लिखा रहा पत्थर पे? तो उसी तरह का अभिलेख बनता था, ठीक है? वहां पे क्या होता है ना, उनको राजा के द्वारा क्या था, अशोक के द्वारा संदेश को उस पर लिखवा दिया जाता था। जनता जब वहां पे जाती थी उसको पढ़ लेती थी। जस्ट लाइक आप जब स्कूल कॉलेज में प्रवेश करते हो तो नोटिस बोर्ड होता है, एंट्री गेट पे ही होता है, नहीं? कोई भी इन्फॉर्मेशन नोटिस होता है तो क्या प्रिंसिपल साहब क्या सबके कान में आके बताते थे ये है ये है, ऐसा तो नहीं, नोटिस पे छपवा देते। उसी तरह अशोक भी क्या करते थे, नोटिस क्या देते थे, दे देते थे जनता को, और जनता उस फिक्स जगह पे जाकर पढ़ लेती थी, और वो बातें पूरे राज्य में क्या होती थी, फैल जाती थी, ठीक है? लेकिन क्या था, उस समय सारा जनता जो थी उनके उपदेशों को पढ़ नहीं सकती थी, तो इसलिए उन्होंने 2 काम किया। पहला काम तो क्या, उपदेश को जिस भाषा को जनता समझ सकती थी उसी भाषा में लिखवाया। जैसे मान लीजिए अगर बिहार के किसी विद्यालय में अगर इंग्लिश में अगर लिखवा दे तो हो सकता है 100 में से 20-25 आदमी नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर हिंदी में अगर लिखवाएंगे तो सबके सब पढ़ पाए। तो जन साधारण की भाषा में
उपदेश को, ठीक है, जो आदेश जो थे उनको लिखवाने के लिए प्रयोग किया गया। और जो व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था तो ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई जो कि व्यक्ति को, लोगों को क्या करता था, पढ़कर भी मतलब क्या करता था, सुनाता था। ठीक है। और ये जो इनकी जो प्रेरणा जो थी, ये संदेश देने की प्रेरणा जो थी, ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। ठीक है, मतलब डेरियस ने, जिसने भारत पे आक्रमण किया, डेरियस प्रथम वाज द फर्स्ट किंग, पहला ईरानी था हु अटैक्ड ऑन इंडिया। ठीक है, उसने भारत पे आक्रमण की थी। तो ईरानी शासक डेरियस से इसने मतलब अभिलेख द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा वहीं से मिली थी। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंडरू, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। काशी, बंग थे, पुंडरू थे, कलिंग थे, मालवा थे, सूती वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र थे। मौर्य काल में कासापन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कांसापन की बात करेंगे तो चांदी एवं तांबे का होता था, कांसापन कहते थे। स्वर्ण, सोने का सिक्का होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कांसापन की बात करेंगे मुख्य रूप से चांदी का होता था, तांबे के नहीं, मुख्य रूप से चांदी का। स्वर्ण की बात करेंगे मुख्य रूप से सोना का। मासक या फिर कांकनी की बात करेंगे तो तांबे का सिक्का था, ये सब प्रचलन था। तांबे का सिक्का चलता था, सोना का सिक्का चलता था, ठीक है, और चांदी का भी सिक्का चलता था। चांदी के सिक्का को क्या बोलते थे, कांसापन कहते थे। सोने के सिक्का को स्वर्ण कहते थे। और मासक की बात की, फिर भाषक की बात की, फिर कांकरी की बात की, तांबा का सिक्के थे। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से दोनों का प्राप्त मिश्रण था ना, क्या, कसारपन तो दोनों का मिश्रण, हाँ दोनों में मिल कसारपन तो जाता था। चांदी और तांबा का हाँ लेकिन मिश्रण मुख्य था। रूप से चांदी का ही हाँ। इसका आंसर लेता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों को मिला के ही कसारपन बनाते थे। ठीक है, लेकिन चांदी ही ठीक है। ठीक है, और स्वर्ण जो था सोना का था, और बांसक की बात करेंगे या फिर भाषक की बात करेंगे तो तांबे का था। ठीक है, अब पाटलिपुत्र के दीदारगंज में जाओगे तो एक मूर्ति प्राप्त होती, जिसको बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें क्या था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या चीज का मूर्ति है, तो यक्षिणी की। ठीक है, ध्यान में, किसकी मूर्ति, यक्षिणी की। ठीक है, तो यक्षिणी की प्रतिभा मौर्य काल का क्या उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, कहां से प्राप्त होती है, पाटलिपुत्र के दीदारगंज से। अब पाटलिपुत्र के कुम्हार में आप जाओगे तो लकड़ी से बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये राजप्रसाद किसका था, कुम्हार से जो प्राप्त हुआ है, किसका राजप्रसाद था ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था। बिल्कुल ठीक है, किसका राजप्रसाद था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, राजप्रसाद था, जो कि कुम्हार से प्राप्त हुआ। इसे भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब अशोक के द्वारा धर्म के प्रचार के साधन के रूप में किसका प्रयोग किया, मतलब अशोक ने धर्म या फिर धर्म का प्रचार के लिए किस साधन का प्रयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने धर्म यात्राओं का प्रारंभ करवाया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था की गई, लोक चरित्र के कार्य किए गए। ठीक है, धर्म लिपियों को खुदवाया गया, विदेशों में धर्म प्रचारक को भी मतलब क्या हो गया, भेजना कार्य शामिल था। ठीक है, इन सारे कार्यों के माध्यम से अशोक ने क्या किए, धर्म का प्रचार किया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारंभ किसने किया, धर्म यात्राओं से शुरू किया। ठीक है, मतलब वैसे जगहों की यात्रा की जो कि मतलब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्रा पे मतलब उसने क्या कर दी, पाबंदी लगा दी। मतलब होता है ना, कुछ मजे के लिए कुछ लोग घूमने चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो तरह की यात्रा हो सकता है। एक धार्मिक, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गोवा जाएगा तो क्या जाएगा, एंजॉय करने के लिए जाएगा। कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए काशी विश्वनाथ जाएंगे तो धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, तो उन्होंने धार्मिक यात्रा को तो रहने दिया, जो एंजॉय करने के लिए, आमोद प्रमोद करने के लिए जाते थे, आमोद प्रमोद के लिए उन यात्राओं पे क्या क्या प्रतिबंध लगा दिया। नेपाल के तराई में स्थित, ठीक है, निगलीबा में उसने कनक मुनि का स्तूप की मरम्मत भी करवाई थी। तो नेपाल की तराई में स्थित की बात करेंगे, निगलीबा में उसने कनक मुनि का स्तूप था, उसका मरम्मत कराने का श्रेय किसे जाता है, अशोक को जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। धम्म लेख 3 और 7 के अनुसार उसने वयुष्ठ, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। तुम जनता के बीच में जाओ तो धर्म का प्रचार करो, साथ में क्या, जो उपदेश दो, और उनको हमारी चीजें के बारे में क्या करो, बताओ। इनके लिए किस अधिकारियों की नियुक्ति की गई, तो वैष्ठ था, रज्जुक था और प्रादेशिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और युक्त नामक अधिकारियों की को कहा गया, ठीक है, तुम जनता के बीच, ये अधिकारी पहले से थे। ठीक है, और इनको बोला गया तुम जनता के बीच में जाकर धर्म के उपदेश को दो। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्तंभ लेख 3 और 7 में इनके बारे में चर्चा है। ठीक है, अब इसे अभिषेक के 13वें वर्ष, अभिषेक मतलब जब वो शासक बना उसके 13वें वर्ष, बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया गया, इसको बोलते हैं धम्म महापात्र। इनका मुख्यतः काम था बौद्ध धर्म की चीजों को मतलब क्या करना, बताना, लोगों में मतलब एकता स्थापित करना। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धार्मिक एकता बनाना था। ठीक है, तो धर्म की प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए एक नया अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिनको क्या बोलते थे, धम्म महापात्र। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव एवं पशु बलि जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
किसी भी प्रकार की हत्या नहीं की जाएगी, ठीक है। साथ में मनुष्य के लिए चिकित्सालय तो था, इन्हें पशु पक्षी के लिए भी चिकित्सालय की व्यवस्था की, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो मानव के साथ साथ पशु पक्षी के लिए भी चिकित्सालय की व्यवस्था की गई अशोक के द्वारा, ठीक है। और राज दरबार में जो भोजन वगैरह में भी जानवर को जो मारा जो जाता था, उन सारे को मतलब हत्या पे क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। जो मतलब शादी विवाह जो होता था उनमें बहुत अधिक जो धार्मिक, सॉरी, जो सामुदायिक कार्य जो होते थे, ठीक है, सामाजिक कार्य होते तो उनपे भी मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता अशोक के द्वारा, ठीक है। गाने बजाने, शादी विवाह, इन सब पे ज्यादा खर्च वगैरह करने पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाता सामाजिक कार्यों पे, ठीक है। पूरी तरीके से राज्य में मांसाहारी को मतलब बंद करा दिया जाता, तो ये सब पूरा उन्होंने मतलब, ठीक है, अहिंसा के पालन को करते हुए इन सारी चीजों को किया था, ठीक है। अशोक के महान पुण्य के कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध धर्म एवं संयुक्त निकाय में भी दिया गया। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु क्या किया, दूतों को भेजा, प्रचारकों को विदेश भेजा, ठीक है। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बताओ तो अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में किसमें चर्चा किया है, तो दूसरे और 13वें शिलालेख में, ठीक है। कुछ राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है, किस शिलालेख में है, तो दूसरे और 13वें शिलालेख में, ठीक है। बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय किसे जाता है, सम्राट अशोक को जाता है। हालांकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बौद्ध धर्म भारत से भले ही नष्ट हो गया, लेकिन अब आसपास में आप देखो, म्यांमार में देखिए, चीन में देखिए, चीन तो हालांकि नास्तिक देश है, ठीक है। वैसे बात करेंगे तो आप जापान में देखिए, ताइवान में देखिए, ठीक है। बात करूंगा तो इंडोनेशिया में देखिए, बर्मा में देखिए, सब जगह पे क्या, बौद्ध धर्म तो फैल गया, ठीक है। लेकिन भारत से ही बौद्ध धर्म का क्या हो गया, पतन हो गया। हालांकि भारत से पतन होने का बहुत सारे कारण भी है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय किसे जाता था, सम्राट अशोक को जाता है, ठीक है। एशिया के कई देशों में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार किया गया। उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ये नोट हम पढ़ा देते हैं। देखिए, भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया था, लेकिन एक नव बौद्धवाद के, ठीक है, नियो बौद्धिज्म के जनक की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बोला जाता है, जिन्होंने 1956 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अपने साथ बौद्ध धर्म जो अपनाया तो उनके साथ 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गए, ठीक है। तो जहां तक बौद्धिस्टों की संख्या भारत में बहुत कम हो गई थी, लेकिन यहाँ पे गौतम, सॉरी, यहाँ पे अम्बेडकर जी के द्वारा बौद्ध धर्म को जो अपनाया गया तो उनके साथ 10 लाख लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म को क्या किया, अपनाया। तो ब्राह्मी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे नए नए मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वैष्णववाद का प्रचार होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या था यार, क्या चीज क्या हुआ था जिसका रामानुज वगैरह ने शुरुआत की, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट जब आती है तो बौद्धिज्म और जैनिज्म को काउंटर किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो उस समय बौद्धिज्म और जैनिज्म में काफी करप्ट भी हो गया था ये लोग, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से पतन हो गया था। ये भी लोगों ने अफवाह फैलाया से बुद्ध भगवान की बात की थी, भी एक विष्णु के अवतार है, तो इनको वैष्णववाद से जोड़ के देखे जाने लगा, तो इस वजह से ही पतन हुआ था। लेकिन सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 20वीं सदी के मध्य में 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के दिवस, जिस दिन मतलब क्या होता है, गौतम बुद्ध ने को मतलब क्या हुआ, क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध की क्या से संबंधित है, इनको ज्ञान प्रथम प्राप्त हुई थी या उपदेश फिर से इन्होंने उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश को, ठीक है। तो इसी दिन, ठीक है, इसी दिन उन्होंने क्या किया, तो इसी दिन नागपुर में अपनी पत्नी के साथ पहले स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध बने। इसके बाद सिर्फ 2 दिन, 15 से 16 अक्टूबर 1956 को अपने 10 लाख से अधिक हिंदू दलित समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि करी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतर मतलब कन्वर्जन की बात करेंगे तो यही माना जाता है, जहां पे एक दिन, 1 से 2 दिन के अंदर में 10 लाख लोगों ने मतलब क्या किया, बौद्ध धर्म में क्या होंगे, परिवर्तित हो गया। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा विस्तार देने वाला कौन व्यक्ति थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, अम्बेडकर बिल्कुल, भीमराव ठीक है, अम्बेडकर। अम्बेडकर जी, ठीक है। तो अम्बेडकर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो अशोक के बाद इन्होंने भी मतलब बौद्ध धर्म का विस्तार किया था। इसको बोला नव बौद्धवाद के, ठीक है, इनको क्या बोला, नव बौद्धवाद, ठीक है, नव न्यू बौद्धिज्म, ठीक है, नव बौद्धवाद के मतलब क्या माना जाता है, इनको प्रवर्तक माना जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अम्बेडकर जी को काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए बहुत सारे प्रचारक को इन्होंने बाहर भेजा था, जिसमें से मजझंटी को कश्मीर और कंधार भेजा गया था, मज्झिम को हिमालय भेजा गया था, सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा गया था, रक्षित को, यह रक्षित याद कर लीजिएगा, ठीक है, उत्तरी कनारा भेजा गया रक्षित को, ठीक है, धर्म रक्षित को कहाँ पे, पश्चिमी भारत भेजा गया था, महारक्षित को यमुना राष्ट्र भेजा गया था, ठीक है, और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया था।
महादेव को मैसूर भेजा गया था, और महेंद्र और संघमित्रा तो आपको याद ही होगा, श्रीलंका भेजा गया था। तो इन लोगों को मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर क्या किया गया था, भेजा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, कल के क्लास में हम लोग अशोक के अभिलेख को देखने वाले हैं। तो कल के क्लास के लिए तैयारी, अशोक के अभिलेख से एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक क्वेश्चन पूछ ले, अशोक ने, ठीक है, बोध गया की यात्रा अपने शासन के कैवें वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में। ठीक है। और लुम्बिनी की यात्रा कब की थी? 20वें वर्ष। 20वें वर्ष में। 20 वर्ष जब में। लुम्बिनी के जब इन्होंने यात्रा की थी, किस प्रकार के कर को इन्होंने समाप्त कर दिया? धार्मिक धार्मिक कर को धार्मिक कर को। राजस्व कर की दर को कितना से घटाकर कितना कर दिया? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। 1/6 से घटाकर 1/6 कर दिया, सॉरी 1/8 कर दिया गया, ठीक है, 1/8। ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस नए पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो कि मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए? विशिष्ट राज्यों धम्म महापत्र नहीं, धम्म महापत्र, वो तो ठीक है। ये 13वें तो वर्ष में अधिकारी थे, ये ऑलरेडी पहले से अधिकारी थे प्रांत वगैरह में, इनको बोला गया था तुम भी मतलब काम को देखो, लेकिन धम्म महापत्र का नया पदाधिकारी का नया एक वर्ग बनाया गया था, ठीक है। और बात करेंगे तो दूसरा और 13वां अभिलेख में, ठीक है, अशोक किसके बारे में चर्चा करता है? पड़ोसी दूसरा राजा के ये बारे में, ठीक है, इसमें पड़ोसी पड़ोसी राजा के बारे में, ठीक है। कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत किसने करवाई? अशोक ने। कहाँ पे अशोक। स्थित है कनक मुनि का अभिलेख? नेपाल में सर। नेपाल। नेपाल की तराई के निगलीवा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मौर्यकालीन राजप्रसाद, ठीक है, कुम्भरार से जो मिला, क्या चीज की बनी हुई थी, किसकी थी है? लकड़ी और की, ये है चंद्रगुप्त लकड़ी मौर्य का से बना बनी है, हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के। सोने को सिक्के को क्या बोलते थे? सोने के सुवर्ण बोलते हैं, ठीक है। अशोक की पत्नी का नाम बता दे, तीनों पत्नी का नाम। ये सर देवी था, एक एक देवी और एक कारुबाकी देवी, और एक और क्या था, कारुबाकी तीवर की माँ का नाम क्या था? तीवर की माँ का नाम? कारुबाकी अब महेंद्र कारुबाकी। और संघमित्रा का नाम क्या था? महेंद्र और संघमित्रा का देवी देवी नाम था, ठीक देवी। है। एक का नाम क्या था? एक का नाम रक्षित, रक्षित, हाँ रक्षित। तिक्षे, ध्यान रखेंगे, तिक्षे रक्षिता, क्या नाम था? तिक्षे रक्षिता, जो कि तिक्षे दिव्या बदान से रक्षिता। जानकारी मिलता है। रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहते हैं? कौशाम्बी का अभिलेख। कौशाम्बी के, ठीक है। अशोक का माँ का नाम क्या था? अशोक के बाद शुभदांगरी, ठीक है, सुभद्रा। शुभदांगरी, ठीक, सुभद्रा नहीं, शुभदांगरी, शुभदांगनी। ठीक है। हाँ, मगध का सम्राट अशोक अपने आप को किस स्तंभ लेख में घोषित करता है? भाब्रू अभिलेख। किस अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी? सीहली अनुसूत्री। सीहली अनुश्रुति के अनुसार, ठीक है, बात करेंगे। चलिए, ठीक है, तो इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कल ध्यान में रखिएगा, कहाँ से पढ़ेंगे, तो अशोक के अभिलेख से पढ़ेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।